हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में अभी तक पढ़ा कि इनैट इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम क्या होता है और इनैट इम्यून सिस्टम में कौन कौन सी सेल अभी यूज़ होती हैं। मीन्स अभी हम केवल अपने एक तरह से देखा जाए तो सारे औजारों के बारे में पढ़ रहे हैं, सारे आर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत अभी हमें हमारे शरीर को पड़ती है लड़ने के खिलाफ, यानी इम्यून सिस्टम को तैयार करने के लिए। तो अगेन हम यहाँ पे लिम्फोसाइट, लिम्फॉइड ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि पूरी तरह से मदद करते हैं आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का, कि कैसे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम अपने आप को तैयार करेगा अगेंस्ट द एंटीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले जानेंगे कि लिम्फोसाइट क्या होता है, उसके बाद हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ लिम्फोसाइट। तो अ लिम्फोसाइट इज़ वन ऑफ द सबटाइप्स ऑफ द वाइट ब्लड सेल। एक्चुअली लिम्फोसाइट कुछ और नहीं, एक तरह का सब टाइप है वाइट ब्लड सेल का, जिसके बारे में हम ऑलरेडी इनैट इम्यून सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि वाइट ब्लड सेल का ही पार्ट वहाँ पे मोनोसाइट और आपका जितने भी यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मैक्रोफेजेस, ये सारी चीज़ें आती थी वो ही वाइट ब्लड सेल का ही पार्ट थी। और लिम्फोसाइट भी वाइट ब्लड सेल का ही पार्ट है जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपका लिम्फोसाइट इंक्लूड एनके नेचुरल किलर सेल, जिसको हम आगे के लेक्चर्स में हम दोबारा भी डिटेल में पढ़ेंगे, टी सेल एंड बी सेल। तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ पे टी सेल एंड बी सेल के ऊपर होगा, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए ये टी सेल एंड बी सेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है एक तरह से। तो दीज सेल्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो एंड डिफ्रेंशिएटेड इन बोन मैरो एंड थाइमस। तो मेनली ये जो सेल हैं इनका जो एक तरह से देखा जाए ओरिजिन, शुरुआत, बनना वो बोन मैरो में होता है हमारे, चाहे बी सेल हो या टी सेल। लेकिन डिफ्रेंसिएशन का मतलब कि ये अपने रूप में, क्योंकि टी सेल और बी सेल के विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं, तो ये अपने रूप में अलग अलग हो जाएं या अपने एक तरह से जो भी रिसेप्टर्स इनके ऊपर पाए जाते हैं उनको अपने ऊपर धारण कर लें, ऐसा डिफ्रेंसिएशन इनका वो बी सेल का तो बोन मैरो में होता है और टी सेल का थाइमस में होता है, जो कि हम अभी आगे और डिटेल में देखेंगे। तो सम इमैच्योर लिम्फोसाइट माइग्रेट वाया ब्लड टू द थाइमस। तो ये लाइन कह रही है कि कुछ इमैच्योर, बिल्कुल प्रीवियसली जो बोन मैरो में तैयार हो रहा है, बिल्कुल इमैच्योर लिम्फोसाइट माइग्रेट होकर के ब्लड से चला जाएगा थाइमस में। कुछ वहाँ पे बी सेल और टी सेल दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है, दोनों का फॉर्मेशन एक ही स्टेम सेल से हो रहा है, एक ही तरीके के स्टेम सेल से दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। और उसके बाद वो माइग्रेट होकर के वाया ब्लड अगर थाइमस में चला जाए तो इसकी जो डेस्टिनी है टू बिकम थाइमोसाइट, तो इसकी डेस्टिनी यानी जो इसका भविष्य होगा वो अब डिसाइड हो चुका है कि अगर तुम वहाँ माइग्रेट होकर के जो है बोन मैरो से माइग्रेट होकर के अगर थाइमस में चले गए हो तो अब आपको थाइमोसाइट बनना है। वेयर दे मैच्योर एज टी सेल, जहाँ पे वो मैच्योर होते हैं टी सेल के फॉर्म में। बी सेल मैच्योर इन बोन मैरो, ये मैंने आपको इधर यहाँ भी बताया। बी सेल कहीं भी माइग्रेट होकर के नहीं जाती है, उसका पूरा मैच्योरेशन बोन मैरो में ही होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट टू मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्होंने हमारी बॉडी में अटैक किया है। तो ये प्राइमरी फंक्शन है लिम्फोसाइट्स का कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना और टू किल द पैथोजन डायरेक्टली भी ये मार सकती हैं इन द बॉडी। द मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट टेक प्लेस इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स। और फर्दर मीन्स कि बी सेल का मैच्योरेशन बोन मैरो में होने के बाद, टी सेल का मैच्योरेशन आपका थाइमस में होने के बाद ये माइग्रेट कर जाते हैं, हमारे दोनों के दोनों माइग्रेट कर जाते हैं हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। ठीक है, हमारे और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में ये माइग्रेट कर जाते हैं।
फर्दर मैच्योरेशन के लिए। ठीक है, जैसे कि सपोज़ हमने शुरुआत से इंडियन आर्मी का जो आपको एग्ज़ाम्पल दिया था, तो उसमें हम किसी भी जैसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है हेडक्वार्टर्स में, और आपको बिल्कुल अस्त्र शस्त्र से लेस कर दिया जाता है, सब कुछ पढ़ा दिया जाता है। बट आपको जब किसी स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक रेजिडेंस में भेजना होता है, तो फिर उसके बाद उसकी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरीके से 1-2 ट्रेनिंग लेकर के जो भी फाइनल जो होगा आपका, वो पूरी तरह से नोन होगा कि हमें क्या काम करना है। तो सेम ईयर पहले मैचुरेशन, जब बोन मैरो से इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और वो माइग्रेट होकर के थाइमस में चला गया, फिर थाइमस से माइग्रेट होकर के सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में चला जाएगा टी सेल के लिए। और बी सेल के लिए उसका मैचुरेशन, उसका जो फॉर्मेशन है या जिसकी ओरिजिन है वो बोन मैरो में होगी, और उसका जो आपका मैचुरेशन है वो भी बोन मैरो में ही होगा, और फिर वो फर्दर माइग्रेट करेगा अनदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। तो हम अब यहाँ पे देखेंगे कि लिम्फॉइड ऑर्गन कितने प्रकार के होते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन एंड सेकंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो इसमें आपने देखा ही कि जो बी सेल है और टी सेल है, मैच्योर होने के लिए वो जो है द साइट वेयर T cell and B cell mature and acquire their antigen specific receptor। तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे एग्जाम्पल दे करके कि जैसे इंडियन आर्मी का पहला जो ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहाँ पे वो अपने हथियारों से लैस होते हैं, तरीका जानते हैं। तो उसी तरीके से प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो साइट है जहाँ पे बी और टी सेल को मैच्योर किया जाता है कि देयर एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर, कुछ एंटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर दे करके पूरा उनको लेस किया जाता है। सो बोन मैरो एंड थाइमस इज़ द प्राइमरी ऑर्गन, क्योंकि प्राइमरली इनकी ट्रेनिंग यहीं पे हो रही है, शुरुआती ट्रेनिंग, तो इसीलिए बोन मैरो और थाइमस को हम प्राइमरी ऑर्गन बोलते हैं। और जो हम बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स, उसमें लीवर में भी बी सेल का मैचुरेशन होता है। और अगर हम बात करें बर्ड्स की, तो बर्ड्स हैव अ स्पेशलाइज्ड साइट फॉर द बी सेल जनरेशन कार्ड बर्सा ऑफ फैब्रिकस। तो इसकी खोज सबसे पहले हुई थी। ठीक है, तो बी सेल का मैचुरेशन बर्ड में भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन में होता है जिसको हम लोग बर्सा ऑफ फैब्रिकस बोलते हैं। अगेन हम देखेंगे कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। आफ्टर मैचुरेशन फ्रॉम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, बी सेल एंड टी सेल माइग्रेट वाया सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से ये माइग्रेट हो जाएंगे टू सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। दीज आर लिम्फ नोड्स। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के। लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, मतलब पूरा टिश्यू जगह जगह पे, जिसको एक एग्जाम्पल इसका है टॉन्सिल्स। हेयर दे डिफ्रेंशिएट एंड प्रोलिफरेट, तो इस जगह पे आकर के वो डिफ्रेंशिएट होंगे और प्रोलिफरेट हो जाएंगे, इधर उधर बढ़ जाएंगे कि वो मतलब अपने अपने गंतव्य स्थानों पर चले जाएंगे। जैसे कुछ हेड रीजन की तरफ जाएंगे, कुछ स्प्लीन रीजन की तरफ से लेकर के हाथ की तरफ जाएंगे, कुछ पैर की तरफ जाएंगे, हेयर एंड देयर ऑल ओवर द बॉडी। सो ये इस फिगर से देखिए, तो ये जो ग्रीन कलर से दिखाया हुआ ये पूरा हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, जिसके बारे में मैं अभी आगे डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारा थाइमस ग्लैंड पाया जाता है जो कि 14 ईयर तक ही एक्टिव रहता है। तो यानी ठीक है, तो टी सेल का मैचुरेशन जो है वो थाइमस में होता है। उसके बाद ये स्प्लीन है, सेकेंडरी ऑर्गन, एंड टॉन्सिल्स के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है ये दिस। उसके बाद ये आपका ये बोन मैरो है, दिस इज़ द प्राइमरी, दिस इज़ द प्राइमरी, दिस इज़ प्राइमरी फर्स्ट एंड दिस इज़ द फर्स्ट। ये सेकेंडरी है आपका स्प्लीन, म्यूकोसा ऑफ दिस, ये सेकेंडरी है। उसके बाद आपका हम अब आगे देखेंगे द नेटवर्क ऑफ वेसल्स। अब वेसल्स का वो नेटवर्क विच लिम्फ और लिम्फेटिक सेल्स फ्रॉम ऑर्गन इनटू द ब्लड, मतलब जहाँ पे वो वेसल के थ्रू जाएंगी फ्रॉम ऑर्गन इनटू द ब्लड। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन है दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड
लिम्फेटिक सिस्टम। तो इस तरह का सर्कुलेशन हमारा लिम्फेटिक सिस्टम कहलाता है। तो ये ग्रीन कलर से लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ दिखाया गया है। बिल्कुल ये कुछ और नहीं, हमारे देखिए ये ब्लड कैपलरीज है, ये दिस वन, और ये ब्लड कैपलरीज के साथ ही साथ ये इसी के साथ साथ बट अलग सर्कुलेशन में ये मूव करता रहता है। तो हम लिम्फेटिक नोड्स के बारे में पढ़ेंगे। नोड्स मीन्स गांठ, अ स्मॉल बीन शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज़ द पार्ट ऑफ बॉडीज इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो छोटे छोटे स्मॉल बीन शेप्ड ये स्ट्रक्चर होते हैं लिम्फ नोड्स, जो कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। लिम्फ नोड फिल्टर सब्सटेंस दैट ट्रेवल थ्रू द लिम्फेटिक फ्लूइड। तो ये उस पूरे फ्लूइड को फिल्टर करते हैं। ठीक है, देयर आर 100 ऑफ लिम्फ नोड्स फाउंड थ्रू आउट आवर बॉडी। गांठें हंड्रेड्स ऑफ हैं, ठीक है, जो पाई जाती हैं। क्लस्टर माने गुच्छा, क्लस्टर ऑफ लिम्फ नोड आर फाउंड इन द नेक, एक्जिला, अंडर आर्म, चेस्ट एंड एब्डोमेन। तो सबसे बड़े बड़े क्लस्टर कह रहा है कि क्लस्टर ऑफ लिम्फ नोड जो है वो पाए जाते हैं आपके एक्जिला, अंडर आर्म, चेस्ट और एब्डोमेन पे। तो नेक्स्ट आपका सेकेंडरी ऑर्गन है स्प्लीन। तो द स्प्लीन इज़ अ लार्ज लिम्फ नोड। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि हमारी बॉडी में सबसे लार्ज लिम्फ नोड कौन सी होती है, तो दैट इज़ स्प्लीन। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन, यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। स्प्लीन का सिर्फ जो है काम इम्यूनाइजेशन या इम्यून सिस्टम से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये इसको जो है हमारे रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी का मृत्यु गृह भी कहते हैं। जैसे मरने के बाद आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे हाउसेस हो गए हैं जिसको हम लोग मृत्यु घर बोलते हैं। उसके अंदर बॉडी को इलेक्ट्रिक चीज़ों से जला दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो सेम हियर, क्योंकि आपको पता है हमारा रेड ब्लड सेल की जो लाइफ होती है 120 डेज़ होती है, और 120 डेज़ के बाद फिर इसने एंड हो ही जाना है। तो ये इरिथ्रोसाइट एंड इम्यून सिस्टम दोनों, तो ये रिगार्डेड टू रेड ब्लड सेल के रिगार्डेड और इम्यून सिस्टम दोनों के रिगार्डेड काम करती है। ये रिमूव करती है रेड ब्लड सेल एंड रिजर्व ऑफ ब्लड विच कैन बी वैल्यूएबल इन हीमोरेजेस, शॉक। तो ये रेड ब्लड सेल को होल्ड करके भी रखती है। ठीक है, इसको ब्लड बैंक भी कहते हैं। होल्ड करके रखती है ताकि कभी अगर कोई किसी सेल में अचानक से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है तो ये वहाँ से सप्लाई जो है उसकी तरफ को बढ़ा देती है, उस पर्टिकुलर जो है आपका टिश्यू के तरफ। ठीक है, और ये रिसाइकिल ऑफ आयरन करती है। ठीक है, मीन्स कि मैंने बताया यहाँ पे आरबीसी जो है जो ओल्ड आरबीसी हैं वो इकट्ठा कर ली जाती हैं, धीरे धीरे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और उस आरबीसी के जो उसमें आपको पता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन कुछ और नहीं है, उसमें आयरन कंटेंट यानी हीम कंटेंट होता है Fe। तो उस आयरन कंटेंट को रिसाइकिल कर लिया जाता है। इट हैज़ मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। तो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम है इसके पास। फैगोसाइट सिस्टम मतलब जो है इनगल्फ खा जाने वाला सिस्टम, एक ऐसी बड़ी सेल जो किसी भी सेल को खा जाए। इट मेटाबोलाइज्ड हीमोग्लोबिन रिमूव्ड फ्रॉम डेड रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि ये हीमोग्लोबिन को रिमूव करेगी फ्रॉम द डेड ब्लड सेल। द ग्लोबिन पोर्सन ऑफ दैट हीमोग्लोबिन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज अमीनो एसिड पार्ट एंड हीम पार्ट। ठीक है, तो अमीनो एसिड पार्ट एंड हीम पार्ट। उसके बाद हीम पार्ट इज मेटाबोलाइज्ड टू बिलिरुबिन विच इज रिमूव्ड इन द लीवर। तो हम लोगों ने इसको ये क्या हीम जो है उसका अगेन मेटाबॉलिज्म होता है, तोड़ा जाता है उसे, और टूटने के बाद वो आयरन को मैंने बताया कि रिसाइकिल कर लिया जाता है, और जो बिलिरुबिन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, इन लीवर में जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। द स्प्लीन ऑल्सो सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडी कोटेड ब्लड सेल इन लिम्फ सर्कुलेशन। तो ये तो इसका लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड काम हो गया कि सिंथेसाइज्ड करना एंटीबॉडी का। दूसरा हीमोग्लोबिन को निकालना इसका एक और वर्क हो गया। तो यहाँ हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। तो ये मैंने कुछ स्प्लीन बनाने का काम किया है क्योंकि ये पर्पल कलर की होती है और ये ओल्ड आरबीसी है, इसलिए मैंने इसको रेड नहीं बनाया है। तो आप इसमें से देख रहे हैं 3 तरीके का काम हो रहा है।
एक तो Fe को रिसाइकिल करके रख लिया जा रहा है फेरिन के फॉर्म में, दूसरा ग्लोबिन को अमीनो एसिड के फॉर्म में तोड़ दिया जा रहा है। फर्दर फिर अमीनो एसिड का यूज़ आप जानते हैं कि इट इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है, और हमारी तो होल बॉडी में लगभग बहुत सारा हिस्सा प्रोटीन का बना है। और हीम को कन्वर्टेड कर दिया जाता है बिलिरुबिन में, और बिलिरुबिन को फिर ब्लड सेल में डाल दिया जाता है जो कि अनकॉन्जुगेटेड होता है। फिर ये जो है इसको डाल देते हैं लीवर में, और लीवर से फिर ये आ जाता है हमारे अगेन जो है ब्लड सर्कुलेशन में, और वो जा कर के फीसिस के जरिए फिर बिलिरुबिन हमारी बॉडी से निकल जाता है। म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू के बारे में देखेंगे हम लोग, टॉन्सिल्स जिसे हम बोलते हैं। तो द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू इज द डिफ्यूज सिस्टम ऑफ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू फाउंड इन वेरियस सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन साइट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सब म्यूकोसल मेम्ब्रेन मतलब हमारी म्यूकोसा ये स्किन के जस्ट नीचे ये पाए जाते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी पाए जाते हैं, नैसोफेरिंग्स नोज में भी पाए जाते हैं, थायराइड में, ब्रेस्ट में, लंग्स में, सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, तो ये हमारे पूरे के पूरे जो लिम्फॉइड टिश्यू का 50% होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपने कभी कभी देखा भी होगा कि जब इनमें से कोई इन्फेक्शन होता है, सपोज़ हमारे आपने देखा है टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं माउथ के पास, इट मीन्स कि वहाँ बहुत एक्टिव हैं हमारी बी सेल, टी सेल, और वो फटाफट वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर रहे हैं, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, ये सब शो करता है कि वर्क हो रहा है, इम्यून सिस्टम अपना काम कर रहा है। नाउ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज टी सेल मैच्योरेशन इन थाइमस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेम सेल, जिसको हम लोग हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोलते हैं क्योंकि सेल ब्लड से रिलेटेड है, तो इस स्टेम सेल से जो कि बोन मैरो में है, टी सेल मैच्योरेशन के लिए सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाती है DN1 में, और DN1 से ये DN2 में कन्वर्ट होती है, DN2 से ये DN3 में कन्वर्ट होती है, DN3 से DN4 में। तो ये सारे के सारे इसके पार्ट हैं जो स्टेम सेल से ही बनते हैं। ठीक है, तो DN फर्स्ट में अगर हम इसको देखेंगे, आगे हम अभी फर्दर आपको बताएंगे DN का मतलब क्या है, बता रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो टी सेल है ये आपकी अभी मैच्योर है, तो इस पर कोई रिसेप्टर नहीं है। ठीक है, तो अगेन इस पर जो है रिसेप्टर का फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो देखिए, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल माइग्रेट फ्रॉम द बोन मैरो टू द थाइमस ग्लैंड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट थाइमोसाइट्स। अर्ली सेल डू नॉट एक्सप्रेस एनी रिसेप्टर। ये मैंने बताया आपको कि अर्ली सेल कोई भी रिसेप्टर अपने मेम्ब्रेन पे शो नहीं करती है, सो इट इज़ कॉल्ड डबल निगेटिव, क्योंकि टी सेल पे दो तरह के रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसीलिए डबल निगेटिव की बात हो रही है। तो अभी कुछ नहीं है, तो ये डबल निगेटिव है, ये डबल निगेटिव है। ठीक है, DN सब डिवाइडेड एक्शन बाय द एक्सप्रेशन ऑफ CD44 एंड CD28, जिसको इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर अल्फा चैन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि शुरुआत में DN सब डिवाइडेड एक्शन, इसके उस पर एक्सप्रेशन होना शुरू होता है CD44 और CD28, जो कि एक रिसेप्टर होता है। और फर्दर हम सब इन रिसेप्टर के बारे में अब जब फाइनल, अभी तो हम सारे चीज़ें इकट्ठा कर रहे हैं, सारी सेल्स को इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे इम्यून रिस्पॉन्स होता है। अब हम जब सब इकट्ठा कर लेंगे तो इसके बाद हम फाइनल एक देखेंगे कि कैसे हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो ये जो फर्दर आपके ये जो दोनों रिसेप्टर हैं कब एक्सप्रेस होंगे, कौन सा एक्सप्रेस होगा तो किस तरह की सेल बनेगी, कौन सा एक्सप्रेस नहीं होगा तो किस तरह का सेल बनेगा, इसको हम फिगर से देखेंगे। तो हेयर इन दिस फिगर व्हेन CD44 इज एक्टिवेटेड प्रेजेंट, तो CD25 नहीं बन रहा है। ठीक है, व्हेन CD44 इज एक्टिवेटेड देन CD25 इज नेगेटिव, एंड इन दिस कंडीशन तो आप देखेंगे यहाँ पे इनको जब CD44 एक्टिव है तो यहाँ पे कोई भी रिसेप्टर नहीं बना, जब CD44 भी प्लस में है तो भी यहाँ पे कोई रिसेप्टर नहीं बना हुआ है और CD25 नेगेटिव है। लेकिन जब देखा गया कि CD25 एक्सप्रेस हो रहा है और CD44 नेगेटिव है,
तो ये DN3 एक ऐसी स्टेज होती है जो फर्दर जाती है DP में, और फिर DP से ये जो है दो तरह की फाइनल सेल का, टी सेल का जो है निर्माण कर देती है। ये फाइनल टी सेल है, जिस एक टी सेल पे CD4 रिसेप्टर होता है, एक टी सेल पे CD8 रिसेप्टर होता है। तो हमें पता चला कि जब CD25 केवल एक्सप्रेस होगा तभी ये दोनों रिसेप्टर बनेंगे। इवन जब ये दोनों CD44 को भी हटा दिया गया और CD25 को भी हटा दिया गया, तो DN4 डबल जो है -4 में भी कोई भी जो है रिसेप्टर एक्सप्रेस नहीं हुए। केवल डबल -3 एक ऐसी स्टेज थी जब 44 एक्सप्रेस नहीं हुआ, 25 केवल एक्सप्रेस हुआ, तो ये दोनों सेल का निर्माण हुआ। So at the DN3 stage, it expresses pre-T cell receptor TCR and its surface trigger the formation and expression of CD4 and CD8। तो मैंने आपको बताया कि वो DN3 ही एक ऐसी स्टेज थी जिसने ट्रिगर किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डबल पॉजिटिव, और डबल पॉजिटिव होने पर जो इसके टी सेल के जो दोनों रिसेप्टर होते हैं CD4 और CD8, जो कि आगे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का जब हम आप बताएंगे आपको फाइनल रिस्पॉन्स, तो बहुत काम आएगा ये टी सेल के रिसेप्टर, कि टी सेल कैसे अपने रिसेप्टर से की हेल्प से काम करता है। तो ये फाइनली मैच्योरेशन टी सेल का हो गया। नाउ बी सेल मैच्योरेशन, इट इज़ वेरी सिंपल, इट टेक्स प्लेस इन बोन मैरो एंड लीडिंग टू द असेंबली मीन्स इकट्ठा करना, एक्सप्रेशन एंड सिग्नलिंग ऑफ द बी सेल एंटीजन। तो इसने इकट्ठा किया बी सेल के ऊपर, ये देखिए ये स्टेम सेल था, अगेन इसने सिग्नलिंग ऑफ बी सेल एंटीजन रिसेप्टर, इसने जो है जब आगे इसमें सिग्नलिंग हुई तो BCR बी सेल एंटीजन रिसेप्टर्स आए। ठीक है, तो देखिए बी सेल, मैं आपको अभी थोड़ा बहुत बता दूं कि ये इम्यूनोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग एंटीबॉडी बोलते हैं, उसकी हेल्प से काम करता है। तो ये एंटीबॉडी में ये आपका लाइट जो है वेरिएबल रीजन होता है, लाइट चेन, हैवी चेन, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जनरली देखा जाए तो जो बी सेल होती है उसके पास लाखों, लगभग हम लोग की बॉडी में इस समय लाखों करोड़ों बी सेल ऐसी होंगी जिनके पास अलग अलग वेरिएबल तरीके का जो है एंटीजन होगा, जो कि उनका बोन मैरो में ही लोड किया जाता है प्री और प्रो बी स्टेज पर। ठीक है, और IgM जो इम्यूनोग्लोबिन M होता है उसको इमेच्योर स्टेज पर ही एक्टिव कर दिया जाता है। तो बी सेल की जो ये कैसे एक्टिव होता है, ये कैसे इम्यूनोग्लोबिन बनते हैं, कैसे अपने रिसेप्टर को बी सेल शो करता है, टी सेल शो करता है, ये हम आने वाले जो है लेक्चर में देखेंगे। तो आने वाला लेक्चर हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्यून रिस्पॉन्स कैसे हो रहा है। हम दोनों का इम्यून रिस्पॉन्स देखेंगे, वो चाहे इनैट हो चाहे आपका एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम हो, क्योंकि लगभग दोनों की सेल की हमने स्टडी अब कंप्लीट कर ली है। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो, press the like button, share and subscribe my channel. Thank you very much.